नमस्ते दोस्तों। सीए फाइनल और सीए इंटर स्टूडेंट का एक ही कंसर्न रहता है कि 3 आवर्स के टाइम स्पैन में हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि 3 आवर्स के टाइम स्पैन में हमें कैसे टाइम अलॉट करना है, 30-70 मार्क्स का जो अलॉटमेंट है एमसीक्यू और सब्जेक्टिव पेपर का, उसको हमें कैसे टैकल करना है, और लाइकवाइज प्रिपरेशन के वक्त भी हमें क्या क्या चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जिससे प्रेजेंटेशन 3 आवर्स के प्रेजेंटेशन में हमें हेल्प होगी। तो ये पूरे वीडियो को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा प्रिपरेशन वाला फेज और एक रहेगा प्रेजेंटेशन वाला फेज। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन वाले फेज में हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके तरफ हमें ध्यान देना है। पहली टिप ये है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स का, तो हमें ऐसे कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने जिससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल एफआर के पेपर में जैसे जो मेजर इंडेक्स है 115, 116, 103, 110 या 109, सो ये डेडिकेटेड इंडेक्स से हमेशा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है और बड़े क्वेश्चन पूछती है, 10 मार्क्स 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है। तो प्रिपरेशन करते वक्त हमारी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये जो इंडेक्स जो इंस्टीट्यूट पूछ रही है, इससे ये पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें मेजर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है इसको हमें 1 से 2 बार मिनिमम लिख के देखना है। राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली अगर जो बड़े इंडेक्स जो डेडिकेटेडली हमेशा इंस्टीट्यूट जो इंडेक्स से क्वेश्चन पूछती है वो तो हमें मिनिमम 2 बार तो भी लिख के ही देखना है। रही बात थेरी की, थेरी पेपर्स में भी ऐसे कोई डेडिकेटेड टॉपिक्स होते हैं जिससे हमेशा इंस्टीट्यूट हर बार पूछती है। जैसे कि सीए फाइनल ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आता है। वो प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन में लगभग या तो वो शेड्यूल के बारे में पूछते हैं या अदर प्रोविजंस के बारे में पूछते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स का जो टॉपिक है, इसके बारे में जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये प्रिपरेशन के फेज में हमें ये स्पेसिफिक चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और खास करके कीवर्ड्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकेंडली, जब हम प्रिपरेशन हमारी ऑलमोस्ट हो जाती है, प्रिपरेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। तो मेरी सेकंड टिप ये है कि मॉक टेस्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारी प्रिपरेशन है। देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट हमें सिखाती है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। खास करके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। 3 आवर्स के पेपर में क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं और एट टाइम्स क्वेश्चन के पीछे भागने में, पूरा पेपर कंप्लीट करने में हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर ही बैठते हैं। तो ये मॉक टेस्ट हमें सिखाएगी कि कहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करना है, इफेक्टिवली विथ फुल एक्यूरेसी जो बड़े क्वेश्चन है उसको टैकल कैसे करना है, और हमें एक जजमेंट आ जाता है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू भी कितना टाइम ले रहे हैं, या फिर हम जब एमसीक्यू को स्टडी करते हैं वो 45 मिनट्स में, या फिर जो हमें बुकलेट मिलती है एमसीक्यू की बुकलेट, वो पढ़ते वक्त हमें ये पता चलता है कि एमसीक्यू में हमें कितना टाइम लग रहा है, या कौन से एमसीक्यू को कौन से टॉपिक के एमसीक्यू को हमें कितना टाइम लग रहा है, ये भी हमें उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली मैं 2 मॉक टेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले मॉक टेस्ट में हम जनरली आइडेंटिफाई एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी कितनी एफिशिएंसी है रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट, एंड सेकंड मॉक टेस्ट में जनरली जो हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो हमारी गलतियाँ हुई है उसको सुधारने के लिए हम सेकंड मॉक टेस्ट देते हैं। ये मॉक टेस्ट देने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 3 आवर्स के पेपर में चलो हम मैक्सिमम स्कोर तो या फिर मैक्सिमम पेपर तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन स्टेज में ये 2 चीज़ों की तरफ आपने ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा प्रेजेंटेशन वाले फेज में। या तो सबसे पहली बात, जो मेजर टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पे, उसको हमें कवर करना है, लिख करके देखना है अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल पेपर है तो। एंड सेकेंडली मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट तो अपियर करना है। चलो 2 मॉक टेस्ट नहीं, लेकिन 1 मॉक टेस्ट को आप डेफिनेटली अपियर करो। ये एक आपके लिए ट्रायल रन रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम आगे बढ़ते प्रेजेंटेशन फेज में। देखिए दोस्तों, 3 आवर्स के पेपर में हम कैसे टाइम अलॉट करें, यही एक सबसे बड़ा गेम चेंजर रहता है। क्योंकि हमने इतने महीनों की प्रिपरेशन के बाद भी अगर हमने वो 3 आवर्स में अच्छे से मैच नहीं खेली तो डेफिनेटली हमारी विकेट तो गिर ही सकती है। तो इसलिए जो 3 आवर्स के पहले जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं, ये 15 मिनट्स में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है। यहाँ पे एक थर्ड टिप मैं आपके सामने लाता हूँ कि जनरली हम सारे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक कोई तो भी क्वेश्चन साइडलाइन करके बचे हुए 5 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके आगे भी हमें एक चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने साइडलाइन कर दिया, तो ये क्वेश्चंस में भी जो सब क्वेश्चंस रहते हैं इनमें भी कैटेगराइज करना है कि हमें कौन सा पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है और कौन सा सब क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है। जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर, सपोज से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में 4A हमें आसानी से आता है, ये सिंपल है, लेकिन 4B और 4C बिट ट्रिकी या फिर लेंदी है। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है पहले सॉल्व कर लेना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा लगता है कि 3C हमें कंपैरेटिवली मैनेजेबल है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना है। लाइकवाइज हमें सब क्वेश्चंस जो है उसको हम कैटेगराइज करेंगे हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन से क्वेश्चन हमें पहले करना है, कौन से क्वेश्चन बाद में करना है। ऐसे इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं लिखा है कि एक बार आपने क्वेश्चन नंबर कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 5 उठाया, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपको सब क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ऐसे कहीं रूल नहीं है और ऐसे कहीं लिखा भी नहीं है। मैंने भी जब एग्जाम्स दी थी तभी भी मैंने बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली सॉल्व नहीं किया था।
तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सब क्वेश्चंस को भी हम बाइफरकेट करेंगे हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से, जो क्वेश्चंस हमें जमते हैं और जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते इस बीच। तो डेफिनेटली ये भी हमें ग्रिप देगा, कम टाइम में मेजॉरिटी क्वेश्चंस सॉल्व करने में हमें डेफिनेटली हेल्प होगी। सेकेंडली दोस्तों, ये आपने 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कौन से सब क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, कौन से सब क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करने हैं। अब जब हमें 3 आवर्स के पेपर में इनिशियली जब एमसीक्यू की बुकलेट मिलती है, तो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि हम एमसीक्यू पहले सॉल्व करेंगे या एमसीक्यू बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एमसीक्यू आप या तो पहले सॉल्व करो या तो बाद में सॉल्व करो, ये कंप्लीटली वो पेपर के टफनेस पे या फिर पेपर के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्क्रिप्शन है कि हमें पेपर एमसीक्यू पहले सॉल्व करना है, एमसीक्यू बाद में सॉल्व करना है। लेकिन जनरली आप कभी भी सॉल्व करो, ये एमसीक्यू को 30 मार्क्स का एमसीक्यू को एट मैक्स आपको 45 मिनट्स देंगे। इससे ज़्यादा आप देने जाओगे तो 70 मार्क्स का पेपर हैम्पर होगा। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू की बुकलेट जैसे ही हमारे सामने आती है ना, एक बार हम गो थ्रू करेंगे और हमें लगता है कि हाँ नहीं यार, एमसीक्यू मेरे मैनेजेबल है और मैंने 70 मार्क्स के पेपर सॉल्व करने से पहले ही मैंने 30 मार्क्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो ऐसे वक्त डेडिकेटेडली 45 मिनट्स में हमें वो 30 मार्क्स का सॉल्व करना है। नहीं आ रहा है या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमें वो छोड़ के 70 मार्क्स के पेपर में मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 70 मार्क्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर वहाँ पे हैम्पर होगा तो पूरा पेपर ही फिर हैम्पर हो जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए 45 मिनट्स डेडिकेटेड, उससे ज़्यादा नहीं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रेजेंटेशन करते वक्त ये है कि जब प्रैक्टिकल पेपर्स है, से एफआर हो गया, अकाउंट्स हो गया, या कॉस्टिंग हो गया, या टैक्सेशन हो गया, डीटी आईडीटी के पेपर हो गए, ये प्रैक्टिकल पेपर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेप्स पे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं रादर देन फाइनल आंसर्स। तो इनकेस अगर पेपर टफ आता है या इनकेस पेपर लेंदी आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें पूरे स्टेप्स स्टार्ट से लेके एंड तक के पूरा सॉल्व करना ही है। हाँ, हमें अगर पूरी स्टेप पेपर नया है, पेपर ट्रिकी है या फिर लेंदी है, तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ में हम मैनेज करके चलना है कि जो स्टेप्स हमें पक्के से आते हैं डेडिकेटेड क्वेश्चंस के, अगर बड़ा क्वेश्चन है 14 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो जो क्वेश्चन के स्टेप्स हमें अच्छे से आते हैं ना, वो पहले सॉल्व कर लेना। जो उसमें जो क्वेश्चन में जो स्टेप्स में कंफ्यूजन है, उसको हम उतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाएंगे। फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो उसको आ जाएंगे। जो बड़े क्वेश्चंस है उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी एक्यूरेसी से आप हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स को लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और बड़ा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम पूछा है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। और प्रैक्टिकल पेपर्स में एक ही लिमिटेशन रहती है कि अगर लेंदी पेपर आ गया या बड़े क्वेश्चन आ गए 10-14 मार्क्स के, जिसमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। या फिर बचे हुए क्वेश्चन जो हमें आते हैं उस क्वेश्चन में भी हम गलतियां कर बैठेंगे, या तो अटेम्प्ट ही नहीं होगी या तो अटेम्प्ट होगी लेकिन सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो ये रहा प्रैक्टिकल पेपर का। और अगर थ्योरी पेपर की बात की जाए, तो थ्योरी पेपर में अगेन एमसीक्यू का अलॉटमेंट होने के बाद जब हम 70 मार्क्स के पेपर में आते हैं, तो कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि 15 मिनट्स आपको मिलते हैं पहले 3 आवर्स के पहले, तो 15 मिनट्स में आप एमसीक्यू वो 15 मिनट्स में आप जो भी क्वेश्चंस के न्यूमोनिक्स या फिर कीवर्ड्स आपको आते हैं ना, उधर ही बाजू में लिख लीजिए। और जैसे ही पेपर चालू होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि कम टाइम बचा है लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा है, तो आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अल्टीमेटली अननेसेसरी कॉन्टेक्स्ट जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, अननेसेसरीली हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो उसके डेफिनेटली इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देती। तो कीवर्ड्स आपके पास अगर है, वो कॉन्क्रीट है, आपको पता है कि वो कीवर्ड्स से आपको हेल्प होगी, तो वो कीवर्ड्स आप डेफिनेटली लिख लीजिए, है ना। और कीवर्ड्स के लिए आपने एक बार लिख लिए कीवर्ड्स, आपको पता चल गया कि ये कीवर्ड्स मुझे पता है, तो वो लिख लीजिए, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो दोस्तों, ये सारे जो टिप्स है, 5 टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन करते वक्त 2 और प्रेजेंटेशन करते वक्त 3, ये जो 5 स्टेप्स है, ये डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हेल्प होगी पूरा पेपर कंप्लीट करने में। और इफेक्टिवली, खास करके प्रैक्टिकल पेपर जो है, उसमें आप इफेक्टिवली आप पेपर कंप्लीट भी कर सकते हो और एग्जामिनेशन स्कोर भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। अभी डेफिनेटली कम टाइम बचा है बहुत, लेकिन इस कम टाइम में अगर आपने एक रूटीन सेट कर लिया है, अच्छे से स्ट्रेटेजी सेट कर ली है, तो डेफिनेटली आपका पूरा प्रिपरेशन भी अच्छे से होगा। और मेन पेपर में 3 आवर्स के पेपर में ये स्टेप्स के हेल्प से आपका पेपर भी इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।